आज के क्लास की पीडीएफ आपको श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप पर मिल जाएगी। ऐप की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर भी अगर आप सर्च करोगे श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप, वहाँ से भी आपको वो ऐप मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना एंड विजिट दिस एटीसी कोर्स, और फिर कंटेंट सेक्शन में जाने के बाद आपको पीवाईक्यू सोल्यूशन फोल्डर पर जाना है, और जो भी सेक्शन का आपको नोट्स चाहिए आपको यहाँ पर सॉल्व पेपर्स के नोट्स मिल जाएंगे। और अगर कंसेप्ट पढ़ने हैं तो उनके भी नोट्स और वीडियोस अवेलेबल है। बेस्ट बात यह है कि नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो और वीडियोस भी डाउनलोड करके विदाउट इंटरनेट आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ एंजॉय द क्लास, एंजॉय द कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू। So yes, so we are live. Welcome to Airport Authority of India ATC Previous Year Paper Solution class. तो आज के क्लास में हम AAI ATC 2022 शिफ्ट 1 के सवाल बनाने वाले हैं, और सेक्शन हमारा है जनरल एप्टीट्यूड, जिसको हम न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए सो लेक्चर की शुरुआत करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। The digit in the units place of 2 to the power 30 is। आपका समय शुरू होता है अब। देखा जाए तो सवाल कठिन नहीं, क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम में बड़े प्यार से बड़े आराम से ये कहानी समझाई है यूनिट डिजिट के सवाल कैसे बनाना है। तो ये नंबर 2 कैसा है सर? इसकी साइक्लिसिटी होती है 4। तो कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे टू गेट द आंसर। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर। आई विल गिव यू एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स। Okay, so last 8 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, done, dusted। क्या था उत्तर? सर आंसर है 4। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि नंबर की साइक्लिसिटी क्या है। तो ये जो 2 नंबर है इसकी साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर 2 इज 4। अब जिनको साइक्लिसिटी नहीं पता वो आप कॉन्सेप्चुअल फोल्डर में जा करके नंबर सिस्टम का लेक्चर 1, 2, 3, 4 है, उसमें से सेकेंड लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब साइक्लिसिटी 4 है तो हम क्या करते हैं सर? हम ये कहते हैं जो 2 to the power n है वो बन जाता है 2 to the power r, r यानी रिमाइंडर। और रिमाइंडर किसका है सर? जब आप n को देखो ये 30 आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 है तो 4 से डिवाइड करो। जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया जनाब? 7 4 जा 28 सर जी, रिमाइंडर आ गया 2। अगर रिमाइंडर आ गया 2, अब ये रिमाइंडर जाएगा यहाँ पर और फिर बन जाएगा 2 to the power 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो समझ में आया क्या था? यूनिट डिजिट 4। कैलकुलेटर मिलता नहीं है तो ये मत सोचना अरे सर 2 to the power 30 हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे। हाँ, पुट करके तो देखो मज़ा आएगा। कुछ आएगा नहीं, ऐसा आएगा कैलकुलेटर इज नॉट एबल टू कैलकुलेट सो मच ऑफ नंबर्स। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार। चेक इट आउट। DI का सवाल है जी। ये लो, पाई चार्ट दिया गया है, डेटा को इंटरप्रेट करो और उत्तर बताओ। आपका समय शुरू होता है अब। The sales of an item in thousands in different days of a week is given. What is the angle of Wednesday on the pie chart? तो आप देख सकते हो अलग अलग कलर्स है। मंडे जो है वो कौन सा है? ये वाला है, करेक्ट। फिर उसके बाद ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे और ये संडे। तो पूछ रहे हैं जो वेडनेसडे वाला रीजन है यानी ग्रेइश रीजन, वो कितना एंगल है, वो कितना डिग्री है इन दी कंप्लीट पाई चार्ट। तो किसने उत्तर बता दिया? अकीब ने कहा है सर दी आंसर इज ए। अकीब इतना जल्दी किया? अरे सर ये लेवल 1 का सवाल है, इसमें क्या कठिनाई वाली बात है? ये तो लेवल 1 वाला सवाल है। इसमें सबसे पहले कहना है अगर आपको वेडनेसडे का एंगल चाहिए तो पाई चार्ट में टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। अब वेडनेसडे कितना पोर्शन है इस पाई चार्ट का, वो पोर्शन निकालने के लिए रेशियो निकालना है। वेडनेसडे का जो एरिया है दैट इज 9.25 डिवाइड बाई टोटल एरिया कितना है जी? ऐड कर लो, ऐड करके बताना टोटल कितना है। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे कैलकुलेशन को नरेट करता हूँ कि हमारा जो आंसर है दैट इज़ इक्वल टू वेडनेसडे में 9.25 का रीजन था और टोटल हमारे पास अगर हम ऐड करने बैठे जैसे 8.5 हमने स्टार्ट किया मंडे से, फिर उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे और उसके बाद लास्ट में आता है संडे। सो 3.5 सभी को ऐड कर लो सर जी, टोटल बन जाता है 50.6 और फिर मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री से, क्योंकि डिग्री पूछी जा रही थी, एंगल पूछी जा रही थी। तो फाइनली आप कह सकते हो 9.25 डिवाइड बाई
50.6 into 360 degree, the overall answer is 65.81 डिग्री। बात समझ में आ गई, मज़ा आ गया तो बोलो यस, ताकि आगे बढ़ सकते हैं, अगला सवाल देख सकते हैं। तो कोई कठिन वाली बात नहीं, तो पहले दो सवाल बहुत ही बढ़िया। अब आगे लेकर चलता हूँ, तीसरा सवाल हम देख लेते हैं। या सर सवाल कठिन है, मैंने क्या कहा था, AIATC में सारे लेवल के सवाल है, इजी मीडियम टफ। तो ये देखो, ये अगला इजी सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन NCC कैंप देर आर फूड प्रोविजंस फॉर 500 cadets for 60 days. If 100 more person joins the NCC camp, for how many days will the provision last? अब आदमी बढ़ा दिए, खाना तो लिमिटेड है, कम दिन में खाना ख़त्म हो जाएगा। सो 60 डेज से कम तो सारे ऑप्शन है सर जी, ये तो कोई लॉजिकल रीजनिंग बैठा नहीं। हाँ, थोड़ा और सोचो, थोड़ा इक्वेशन के बारे में सोचो तो आंसर मिल जाएगा। सो टेल मी गाइस, व्हाट इज़ द आंसर? आखिरी के 30 सेकंड आपके पास। सर अगर दिमाग लगाए ना तो यहाँ पर ये पता चल रहा है दैट फूड तो कम ही है, अगर ज़्यादा आदमी तो कम दिन में खाना ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है तो उसके बारे में इक्वेशन बना लो। निक ने कहा है 48। निक, हमको बहुत ही दुख हुआ तुम्हारा आंसर देख करके, इन्वर्स रिलेशनशिप तो बनाए नहीं। ये था आपका टाइम वर्क डेज वाला सवाल। अकीब ने कहा है कलकत्ता, हमको ज़्यादा दुख हुआ। सबसे पहले तो आपको रिलेशनशिप समझना था ना कि ज़्यादा आदमी तो कम दिन में खाना ख़त्म हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर इन्वर्स रिलेशनशिप है तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट M1D1 इज इक्वल टू M2D2? चेक कर लो, क्योंकि खाना उतना ही है, खाना कांस्टेंट है, खाना तो बढ़ नहीं रहा है। तो अगर खाना कांस्टेंट है तो ऐसे इक्वेशन हम बना सकते हैं। हाँ सर जी, ये बात तो सही है। अब M1 स्टार्ट में कितने थे? 500 लोग थे, 60 डेज थे। सो 500 लोग 60 डेज, खाना इतना पर्याप्त हो जाता था। बट अब तुमने 100 ज़्यादा, तुमने क्या किया होगा? 100 कंसीडर किया होगा। अरे 100 ज़्यादा, किस में ज़्यादा? पहले 500 थे, उसमें अब 100 ज़्यादा आ गए, तो 500 प्लस 100 600 हो गए। समझ में आ रही है बात? मैं ऐसा लिख देता हूँ नोट्स में ताकि आपको रेफ़र करने में ईजी हो कि पहले 500 थे, अब 100 ज़्यादा आ गए। तो फिर कितने दिन वो खाना टिकेगा? वो खाना सर कितने दिन? सो D2 डेज टिकेगा सर जी। तो अब D2 को देख लेते कितना हो रहा है जी। ये हो रहा है 500 इंटू 60 डिवाइड बाई, ये आपस में है 600। अरे देखो ना, 2 अंडे काटो, 6 10, 5 इंटू 10 50। फिर भी अकीब साहब तुम कलकत्ता कह रहे हो, बताओ क्या ही कहे, क्या किया जाए तुम्हारा? हम कौन सी सज़ा तुम्हें दे? तुम सारे गलत ऑप्शन बता रहे हो इस सवाल में, जबकि मैंने कहा था लेवल 1 वाला सवाल है। अब तो बाहुबली सवाल आने हैं, तो तुम्हारा क्या होगा? बाहुबली सवाल आएंगे तब। अरे सर डराओ मत हमको, डरा नहीं रहे, बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। अ बुक इज लिस्टेड एट ₹1200 एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% आर गिवन ऑन इट। हाउ मच वुड द सेलर गेन और लूज इफ ही गिव्स अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 20% इंस्टेड ऑफ 2 डिस्काउंट्स? मैं होता ना तो यहाँ पर एक और ऑप्शन रखता, ₹0, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते अरे सर पहले भी 10 टोटल 20% का डिस्काउंट दिया, अब भी 20% का डिस्काउंट दे रहा है, सर क्या ही डिफरेंस आया होगा? सर सेम ही रहा होगा, इसलिए सर नो लॉस नो प्रॉफिट, सर ₹0 होना चाहिए था। ये गलत है, ये बच्चों वाला तर्क है। तर्क जो देना है सही मैथमेटिकल तर्क दीजिए, ये रीजनिंग यहाँ पर सही होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी है, नंबर को समझिए। नंबर्स अगर समझोगे, अगर वो एबिलिटी है, तब ATC का रोल आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको रोल। और ये मत सोचना एग्ज़ाम क्रैक कर लिए तो हो गया, उसके बाद वॉइस टेस्ट भी होता है, ट्रेनी भी होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है, वो सब क्लियर करने के बाद तब जा करके आपको परमानेंट नौकरी मिलती है। कुछ बच्चे बस यही देखते हैं, अरे सर ये एग्ज़ाम का पहाड़ अगर सर हम क्रैक कर लिए ना, फिर तो बस ज़िंदगी सेट है। ज़िंदगी सेट एक मुहावरा है, हकीकत नहीं है, काल्पनिक स्टेटमेंट है। चलिए, तो यहाँ पर कोई भी नहीं बता पाया उत्तर, समय होता है ख़त्म, हमारा समय होता है शुरू। सबसे पहले ध्यान से देखना गुरु, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया था जिसका नाम था सक्सेसिव डिस्काउंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पहले एक प्रोडक्ट था जिसकी कीमत कितनी थी? 1200। फिर कस्टमर आता है, अरे भैया जी डिस्काउंट दीजिए, हम ऐसे नहीं मानेंगे, पिताजी ने कहा है डिस्काउंट के बिना कोई भी सामान नहीं लेना है।
तो फिर सामने वाले कहा ठीक है 10% का डिस्काउंट देता हूँ, ये लो तुम्हारा 1200 का था उससे कम हो गया है तुम्हारा, ये लो इतना सही प्राइस बच गया है। फिर उसकी बीवी आ गए, अरे ऐसे कैसे भैया जी, सिर्फ 10% का दिया है, वो बगल वाले गुप्ता जी वो देखो 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। फिर भी हम आपके पास आए क्योंकि हमारे पिताजी के संबंध आपके साथ बहुत अच्छे हैं, तो और हमें डिस्काउंट दीजिए। अब वो बहन जी को कौन मना कर सके, तो शॉपकीपर ने कहा चलो अब इस वाले प्राइस पर हम दोबारा से 10% का डिस्काउंट देते हैं, अब तो इतना सा हो गया, अब तो ले लो बहन जी। हाँ, तब जा करके वो माने। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। समझ में आ रही है बात? तो बोलो यस। इसमें इसने चालाकी की। दिखने में लगता है अरे 10 + 10 पिताजी 20% का डिस्काउंट मिला, पिताजी ने इतनी उनकी पिटाई की ना कि 20% नहीं, तुमको बेवकूफ़ बना दिया, तुमको अपडेटेड वैल्यू पर 10% डिस्काउंट दिया है। अब देखो तुम मज़ा, अब तुम देखो मज़ा कि इस वाले सिनारियो में कितना प्राइस बनता है, और अगर 20% डायरेक्ट डिस्काउंट दिया होता तो कितना प्राइस बनता है। बात समझ में आ रही है? तो बोलो यस। सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो इस प्रकार से चलता है, और इसमें कस्टमर को लूटा जाता है। मन ही मन उसको तो ऐसा लगता है अरे 20% का डिस्काउंट दे दिया, उसको लूट लिया। बट देखो ध्यान से, SP1 जो है ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाली है कि तुम्हारी MRP थी 1200 और हम तुमको बैक टू बैक अपडेटेड वैल्यूज़ पर डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कंपाउंडिंग इफेक्ट पर डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 1200 पर डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए 1 माइनस कितने का डिस्काउंट सर? 10% का डिस्काउंट। सो 10/100 कितने बार दिया जा रहा है? 2 बार, तो पावर 2। कंपाउंड इफेक्ट में ऐसे ही करते हो ना? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है या नहीं जनाब? हाँ सर जी, ऐसे ही करता है। हाँ, तो फिर यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है? 1200 इंटू 0.9 दी होल पावर 2, सिंप्लीफाई कर लोगे 972 आ जाएगा। बट अगर वही अगर आप चेक करो घर बैठ करके कि अगर 1200 रुपये वो प्राइस थी, अगर डायरेक्ट ही वो मेरे को दे देता 20% का डिस्काउंट, ये सब कंपाउंडिंग की नहीं ज़रूरत, अगर सक्सेसिव ना देता डायरेक्ट देता तो कितना आता जी? कमेंट करके बताना। 1200 इंटू 0.8 सर जी बन जाता 960, इसलिए उसकी कुटाई हुई थी घर पर। नलायक, 960 देना था, तुम 972 देकर आ गए, तुमको बेवकूफ़ बना दिया उसने बातों बातों में कि देखो 20% का डिस्काउंट दिया। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। सो फाइनली अब आप कह सकते हो जो डिफरेंस बना है वो है 972 उसने दिया और ये 960। और यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंस आया 12 रुपया का, इसलिए अकीब और रोशन जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है इन्होंने पार्ट टाइम इंटर्नशिप की है कपड़ों की दुकान पर। नहीं, कंज्यूमर आइटम्स की जो भी दुकान होती है, बेल्ट बेचते हैं, बकल्स बेचते हैं, नेल पॉलिश, नेल पेंट, हाँ सबको ये सब गणित पता होता है। बस हमारे भावुक इमोशनली फूल जो इंसान होते हैं उनको नहीं पता होता है कि ऐसे ऐसे सब ट्रिक्स लगाते हैं कस्टमर को लूटने के लिए, है ना। आप बच करके रहना, क्योंकि आपके अब न्यूमेरिकल एबिलिटी के कंसेप्ट स्ट्रांग है, आप फंसना मत। आप कहना है श्रेनिक सर से सीख के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही बढ़िया सवाल। वैसे तो ये 30 सेकंड का सवाल है, बट एक शब्द है यहाँ पर जो लोगों को फंसा देता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन अ फ्रस्ट्रम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन R is equal to 5, R is equal to 3, L is equal to 6, calculate its curved surface area। सर ये फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? राइट सर्कुलर कोन तो पता है, वो बर्थडे पार्टी में ऐसे हैट पहनते हैं हम, वो पता है। बट फ्रस्ट अगर हम बीचों बीच एक प्लेट ले ऐसे चाकू से काट दे, एक कोन को ऐसे बीच में से काट दो, तो कैसा शेप बनेगा? हाँ, वो जो शेप बनेगा ना रिमाइंडर के 2 सर्कल बनेंगे, एक बड़ा वाला बेस, एक काटने के बाद ऊपर वाला छोटा सा सर्कल बेस। तो वो जो शेप है वो फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है। सो कमेंट करके बताना क्या है उत्तर। 5 4 3 2 1 डन डस्टेड। अब हमारी बारी, नोट करना क्या करना। सबसे पहले हमको ये करना कि आप राइट सर्कुलर कोन बनाओ, और ये देखो इसका ये था बेस। अब एक चाकू लीजिए और ऐसे काटिए बीचों बीच। ऐसे काटने पर क्या होगा जी? सर अगर ऐसे काटेंगे ना हम तो अब फ्रस्टम बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, ऐसे काटने पर ऊपर हो गया है गोला, और फिर ये वॉल्केनो का शेप आएगा। फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज लाइक अ वॉल्केनो। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये बात क्लियर हो रही है। क्लियर हो रही है तो एक बार कमेंट करके बताना यस। कैसे इसका कन्वर्जन हुआ आफ्टर कटिंग। तो ये जो शेप है इसी को हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन, अ राइट सर्कुलर कोन। अब आगे
अब आगे तो आपको सारा पता है। एक तो ये बड़ा वाला रेडियस, इसलिए बड़े में दिया था कैपिटल आर, ठीक है, ये कैपिटल आर। एक है छोटा वाला सर्कल, छोटा सा रेडियस स्मॉल आर। और फिर है ये एल। ये एल क्या है? ये एल है आपका ये वाला, ऐसे वाली जो लाइन है, स्लांट लाइन, वो है आपकी एल। अब फाइनली सर जी इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला जो है CSA का हम लेकर चलते हैं आपको अगले स्लाइड में, और आपको यहाँ पर बताते हैं बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। आपको हो गया अरे सर जी इतना सिंपल सा सवाल। हाँ, बस वो कंसेप्ट चेक करना चाहते हैं ना। दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई। जैसे आपको पता है कोन में क्या होता है, पाई आर एल। अब इसमें तो 2 रेडियस है, अगर 2 रेडियस है तो बस ऐड कर लो r प्लस आर एल, हो गई बात खत्म। तो यहाँ पर बड़ा वाला r क्या था सर? क्वेश्चन में दिया है 5, छोटा वाला r 3 दिया है, l दिया है 6, 6 इंटू 8 48, सही बात। तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। सो 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमको दिखाई दे रहा था ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। मज़ा आ गया, समझ में आ गया तो बोलो यस, ताकि आगे हम बढ़ सकते हैं और अगला सवाल देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल भी बेसिक से है, नंबर सिस्टम से है। सो नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से करना। इन अ डिविजन सम द डिवाइजर इज 4 times द क्वोशिएंट एंड 8 times द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 3 देन द डिविडेंड इज 141, 96, 147, 144। चलो मैं आपको देता हूँ 1 मिनट, आप सुलझाइए। चलो चलो चलो, लास्ट के 15 सेकेंड, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। इतना भी कोई कठिन सवाल नहीं। बचपन में आपने वो फॉर्मूला पढ़ा था ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसी पर चर्चा है। सो 3, 2, 1 डन, डस्टेड। अब हमारी बारी। सबसे पहले तो वो फॉर्मूला है दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। अब ये रिमाइंडर को लिखने की जगह नहीं है हमारे पास, तो हम इधर को लिख देते हैं रिमाइंडर। अच्छा, इसको इन शॉर्ट भी कह देते हैं कि कैपिटल डी हमारा डिविडेंड है, स्मॉल डी हमारा डिवाइजर है, क्यू हमारा क्वोशिएंट, आर हमारा रिमाइंडर। तो क्या है, क्या कैलकुलेशन करने में हमको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलो चलो अब ये रिमाइंडर को हम बाजू में से खिसका सकते हैं, जगह बन गई। अब यहाँ पर किसी ने आंसर भी कह दिया है, अकीब कह रहे हैं सर बॉम्बे होना चाहिए से। अकीब आज क्या क्या खा कर आए हो, नाश्ते में क्या खाया? कुछ तो नहीं खाया है, क्योंकि तुम इधर, है ना, स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कुछ खा रहे हो। द राइट आंसर इज़ कलकत्ता, द राइट आंसर इज़ नॉट बॉम्बे। अब चेक कि कैसे कलकत्ता सही है। सबसे पहले वो कह रहे हैं इफ़ द रिमाइंडर इज़ 3। अच्छा, रिमाइंडर आपका 3 है, और क्या दे रहे हो? डिवाइजर इज 4 times क्वोशिएंट, डिवाइजर इज 8 times रिमाइंडर। एक सेकेंड, डिवाइजर हमारा स्मॉल डी था, तुम कह रहे हो 8 times रिमाइंडर है, तो यहाँ पर हमको 8 times 3 कहना पड़ेगा, दैट इज 24। तो डिवाइजर भी आ गया, रिमाइंडर भी आ गया, क्वोशिएंट मिल जाए तो डिविडेंड मिल जाएगा। अरे सर क्वोशिएंट दिया गया है, डिवाइजर इज 4 times क्वोशिएंट। अच्छा, सो डिवाइजर इज 4 times क्वोशिएंट, तो यहाँ पर क्वोशिएंट हो जाएगा डिवाइजर बाई 4, तो यहाँ पर 24/4। व्हाट इज द आंसर गाइज? सर 6 है जी। अब देखो सारा आ गया, ये डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, फटाफट से सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ ताकि डिविडेंड आ जाए। सो फाइनली आई कैन से माई डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 6, क्वोशिएंट हमारे पास सर डिवाइजर आपका 6 नहीं 24 है, क्वोशिएंट आपका 6 है, रिमाइंडर आपका 3 है। सो 144 + 3 द आंसर इज 147। बात समझ में आ गई तो बोलो यस।
चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल अब डिस्कस करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। अब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, अब धीरे धीरे आपको लगेगा कि सर टर्बुलेंस आ रहा है, बट इतना भी कोई ज़्यादा लेवल नहीं है। देखो नुन्नू मुन्नू सा ये एप्टीट्यूड वाला सवाल है। हर एक इंटरव्यू के पेपर में, कॉलेज के प्लेसमेंट में, गेट के पेपर में आपने ये पाया है। क्वेश्चन नंबर 7, अ पेंटर चार्जेस ₹5 पर स्क्वायर मीटर for painting any surface. Find the amount he will charge for painting a spherical ball of radius 10.5 meter. तो सीधा सीधा कहता है हम तो 5 रुपये लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर का, अब आप बता दो भाई आपको क्या पेंट करवाना है, और फिर हम उतने पैसे ले लेंगे। वो कहते हैं कि हमको ये स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है 10.5 मीटर है, ये पेंट करवाना है। तो कितने पैसे फिर हुए, कमेंट करके बताना। वो तो रैंडमली कहेगा, बट तुमको पता होना चाहिए गणित वाइज कि तुमको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। टेल मी गाइस व्हाट इज द आंसर। एप्टीट्यूड रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट ये हर एक एग्ज़ाम के अंदर है, उतना रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना देगा। ओके सो द टाइम इज़ अप, हमारा समय होता है शुरू। अब देखना गुरु कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि इन्होंने पैसे के बारे में बात की थी कि 5 रुपया ये कंसिडर करेंगे फॉर दी 1 मीटर स्क्वायर। अब मेरे को ये निकालना है कि कितना सरफेस एरिया था एक स्पीयर का जिसका रेडियस, ये स्पीयर है, 3D फिगर है, ठीक है जी, जिसका रेडियस है 10.5 मीटर। आप ये सोचोगे ये सर्कल है तो मैं लिख देता हूँ नीचे भाई ये स्पीयर है, हाँ? तो नोट्स में कंफ्यूज ना हो जाना। अगर ये स्पीयर है सर जी, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, इसका सरफेस एरिया होता है कितना, सर्कल होता तो तुम कह देते हैं क्या πr², ये वो नहीं है पाई, ये है स्पीयर, सो 4πr², ये इसका सरफेस एरिया। और रेडियस तो इन्होंने दिया ही था 10.5। तो मुझे लगता है यहाँ तक तो आपको कहानी समझ में आ रही है। इसलिए जो सरफेस एरिया होगा यहाँ पर 4 × पाई × रेडियस है 10.5 और ये रहा मीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे लेकर चलता हूँ, अब डिस्कस करते हैं फाइनली कितने पैसे लगेंगे। तो एक सिंपल सा रिलेशन है 5 रुपया फॉर दी 1 मीटर स्क्वायर। अब मेरे को कितना रुपया, x रुपया मान लेते हैं फॉर 4π × 10.5 दी होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। क्रिस क्रॉस वाली कहानी है जी टू गेट दी आंसर। तो कॉपी कर लेते हैं इसको टू दी नेक्स्ट स्लाइड और क्रिस क्रॉस की कहानी कर लेते हैं। तो अगर क्रिस क्रॉस की कहानी कर ले तो कॉमेंट करके बताना क्या आ रहा है उत्तर। अब सर जी अब ये आ रहा है दैट 4 × पाई × 10.5 दी होल स्क्वायर × 5 अगर कर लेते हैं तो आंसर आता है 6930 रुपीज़। सो दैट इज़ दी आंसर। बात समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता देना यस वाई दी आंसर इज 6930, यानी दिल्ली बिल्कुल ठीक। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल डिस्कस करते हैं। और अगला सवाल जो है वो इतना आसान, अरे आसानी है, तुमको क्या लगता है कठिन है? बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारे सवाल आसान। कंसेप्ट क्लियर नहीं तो ढिंडोरे पीटो के अरे सर कठिन पेपर सेट किया, बहुत ही कठिन पेपर था। सो क्वेश्चन नंबर 8, इन अ मैथ टेस्ट गिवन टू 14 स्टूडेंट्स मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड एज। तो 14 बच्चों के मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लड़कों के ही मार्क्स होंगे, कोई भी 90 पार नहीं, कोई भी 80 पार नहीं, लड़कों के ही मार्क्स है। अच्छा बताना फिर इनका अरिथमेटिक मीन कितना था? ऐसे 3 मीन होते हैं, AM, GM, HM, ये मैंने नोट्स में लिखवाया है आपको। सीक्वेंस एंड सीरीज वाली क्लास देखना, कंसेप्चुअल फोल्डर में जा करके आपको मिलेगा। तो यहाँ पर AM, GM, HM का मैंने फॉर्मूला बताया था जब n टर्म्स होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर देखो 14 टर्म्स हैं, तो AM जो है वो नॉर्मल मीन की तरह ही बिहेव करता है कि सारे डेटा को ऐड कर लो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। कितना था? 14 स्टूडेंट्स थे तो डिवाइड बाय 14 कर लेंगे। सो सम बाय 14 गेट द आंसर। सो योर टाइम इज अप, हमारा समय होता है शुरू। चेक करो गुरु। सबसे पहले यहाँ पर अरिथमेटिक मीन जो है वो हमने कहा कि यहाँ पर फॉर्मूला आपका नॉर्मल मीन की तरह ही बिहेव करता है। तो यहाँ पर 21 + 38 + 42 + 56 ऐसे जितने भी डेटा है 36, 48, 29 अप टिल 74 सारा आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर डिवाइड बाय आपको कहना पड़ेगा 14। सो फाइनली आपको जो उत्तर आएगा दैट इज 641 डिवाइड बाय 14 दैट इज इक्वल टू 45.78। सो द राइट आंसर इज बॉम्बे। समझ में आ गया, मज़ा आ गया तो बोलो यस। ताकि आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल डिस्कस करते हैं। अगला सवाल मेरा फेवरेट टॉपिक है, पता है कौन सा है?
ये टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टम। चलो, pipe X can fill a tank 7 times faster in comparison to pipe Y. If it takes 49 minutes for pipe X and Y to fill the tank together, how much time will pipe Y alone take to fill the tank? A, B, C या D? क्या लगता है आपको? इतना भी कोई कठिन सवाल नहीं है जी, X और Y की कहानी है। ओके, आखिरी के 20 सेकेंड, सोच विचार कर लो, फिर उत्तर बताना। ये हो जाएगा आपका 1 मिनट के अंदर। अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर ये कंसेप्ट नहीं आते हैं तो कंसेप्चुअल फोल्डर में जाना, टाइम एंड वर्क को देखना, बहुत ही मस्त टॉपिक है। ओके, सो द टाइम इज़ अप, हमारा समय होता है शुरू। चेक कीजिए, सबसे पहले तो उन्होंने कंडीशन दिया है कि जो x की काम करने की क्षमता है वो 7 टाइम्स y करने की, मतलब x बाहुबली है, 7 टाइम्स y है, कितना एफिशिएंट है। फिर उन्होंने कहा है कि ये दोनों साथ में मिल करके काम करते हैं, सो x प्लस वाई कितना काम करता है, वो टंकी को भर देते हैं। टंकी को भरना को हम कह देते हैं फिलिंग द टैंक। वी अज्यूम कि इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर की। तो 1 लीटर टंकी भर देता है कितने मिनटों में? 49 मिनटों में भर देता है सर, साथ में मिल करके। मैंने कहा अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपको किसकी स्टोरी चाहिए, एक्स की चाहिए या वाई की? सर इनको वाई की स्टोरी चाहिए। वाई की स्टोरी चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए ये यूज़ करेंगे, दैट एक्स की एफिशिएंसी 7 टाइम्स वाई है, फिर हमारे पास वाई है, फिर 1 लीटर डिवाइड बाय, चलो अब ये 1 लीटर छोड़ो, 1/49 कह दो क्योंकि कैलकुलेशन का समय हो रहा है शुरू। गुरु अब क्या आ रहा है कैलकुलेट करके y की वैल्यू? सर अगर रीअरेंज कर ले तो यहाँ पर आ रहा है दैट 8y दैट इज इक्वल टू 1/49, इसलिए हम कहेंगे y इज इक्वल टू 1/8 इंटू 49 दैट इज इक्वल टू 392, जो होगा लीटर पर मिनट। इसका स्टोरी क्या है? इसका स्टोरी ये है कि जो y है वो 1 लीटर टंकी भर देता है। क्या है इसकी स्टोरी? 1 लीटर टंकी भर देता है इन 392 मिनट। ये है वाई की स्टोरी। समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो बोलो यस। तो 1 लीटर भर देता है 392 मिनट्स में। सो फाइनली हम कह सकते हैं ऑप्शन ही इज करेक्ट। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल डिस्कस करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, अगेन मैं कहूँगा लेवल 1 वाला सवाल है। कृपया यहाँ पर इसको आराम से सुलझाइए, बस थोड़ा सा लॉजिक क्लियर होना चाहिए। पॉलिटिक्स देखते हो तो फिर आपके लिए आसान होगा। क्यों? इलेक्शन का मामला है। क्वेश्चन नंबर 10, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 65% ऑफ द वोट्स एंड वॉन बाय अ मार्जिन ऑफ 900 वोट्स, बहुमत से जीता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, इज इट 3500? कोई कह रहा है ग्लिच हो रहा है। नहीं हो रहा है जी, आपका इंटरनेट चेक कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना वीडियो देख रहा हूँ। फॉर एनी इंस्टेंस कि अगर मुझे लगे कि अरे ब्लर हो रहा है या फिर कुछ चीज़ें मिस हो रही है या अटक वटक रहा है, सो आई कैन सी दैट। चलिए, सो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन फॉर नाउ। टेल मी गाइज व्हाट इज द आंसर। इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 65% ऑफ द वोट्स एंड वॉन बाय अ मार्जिन ऑफ 900 वोट्स। तो फिर कितने वोटर्स थे? क्या लगता है आपको? ओके, सो 5 4 3 2 1 डन। कहते हैं दैट टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो फाइंड करना होता है कभी भी एप्टीट्यूड में, उसको हम x मान लेते हैं। ऐसे ही करते हो आप? जो भी चीज़ फाइंड करनी है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स। और वोट्स कौन देते हैं? वोटर्स। तो x है, फॉर नाउ मान लेते हैं ऐसा। फिर सर जी उन्होंने कंडीशन दिया है, और ये जो MLA खड़ा है, ये जो खड़ा है यहाँ पर इलेक्शन के लिए कैंडिडेट, उसको 65% ऑफ दी वोट्स मिले हैं। मैंने कहा अच्छा, इसको मिले हैं 65% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट्स x है, तो यहाँ पर परसेंटेज कहता है दिस इज 65/100 इंटू एक्स, दैट इज 0.65x। ये देखो निक, बहुत ही पॉलिटिक्स देखते हैं शायद, फटाफट से कलकत्ता कह दिए। चेक करो अब यहाँ पर, इसको इतने वोट्स मिले। अगर इसको इतने वोट्स मिले तो बाकियों को कितने मिले? अरे सर रिमेनिंग वोट्स मिले होंगे, अदर्स को टोटल x थे, इसमें से इसने इतना खा लिया 0.65x।
तो जो बचे हैं 0.35x वो अदर्स को मिले हैं। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दैट ये जो आदमी है ये जीत गया बाय मार्जिन ऑफ 900 वोट्स। मार्जिन ऑफ 900 वोट्स का मतलब कंपेरेटिव बेसिस पर अगर हम चेक करें तो वो 900 वोट से जीता है। तो अब इस डेटा को हम आगे लेकर चलते हैं और लिखते हैं दैट द पर्सन won by a margin of 900 votes का मतलब ये होता है दैट टोटल वोट्स x थे, टोटल वोट्स नहीं, पर्सन के कंपेयर में ना, ये जो पर्सन है इसको मिला 0.65x एंड ही इज़ विनिंग बाय मार्जिन ऑफ 900 वोट्स, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट करें अदर से तो जो बचा है उसका काउंट 900 है। ये समझ में आ गया तो बोलो यस, क्योंकि ये जो है इसी में बच्चे गड़बड़ करते हैं। कुछ शायद ऐसे कहते हैं सर x माइनस ये पर्सन, वैसा नहीं होगा। इन दोनों मार्जिन है ना, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्जिन ऑफ 900। तो इसके और इसके कंपेरेटिव बेसिस पर अगर आप देखो तो 900 ये वोट्स निकल करके आते हैं। देयरफॉर अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे सो 0 पॉइंट कितना आ रहा है ये सर 0.3x दैट इज इक्वल टू 900। तो x इज इक्वल टू 900 बटा 0.3 सिंप्लीफाई कर लेने के बाद 3000 वोट्स निकल करके आते हैं। तो बात समझ में आ रही है तो बोलो यस। तो काफ़ी अच्छा सवाल था, वर्डिंग्स पर खेला गया है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल डिस्कस करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल, चेक इट आउट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। The marked price of a sofa was 14,200. The shopkeeper was offering it for a discount of 25%, but on further bargaining agreed to offer a successive discount and finally sold the sofa for 9,585. What was the second discount offered by him? अरे सर ऐसा सिमिलर सवाल अभी अभी कुछ किया है, आपने कहा था ना वो गुप्ता जी वाले इतने डिस्काउंट देते हैं, आप नहीं दे रहे हो, वो तो पिताजी के संबंध अच्छे हैं, आपसे खरीद रहे, याद है रिसेंट में सवाल किया, वैसे ही वापस से सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया है। तो अब आपको स्टोरी तो पता है, प्रोडक्ट था 14,200 का सोफ़ा था, उस पर पहले तो डिस्काउंट दिया 25% का, प्राइस कम हो गई, फिर वो बहन जी मानी नहीं, फिर बार्गेनिंग कर रही है, फिर बार्गेनिंग किया तो एक और डिस्काउंट दिया और फाइनली सोफ़ा का जो प्राइस है 9,585 हो गया। अब वो जो फाइनली एक और डिस्काउंट दिया ना, वो आखिरी में वो कितना डिस्काउंट था वो पूछ रहे हैं। तो गड़बड़ में ये देख लेता हूँ बच्चों का, चलो आप कर लो फिर गड़बड़ बताता हूँ, है ना। चलो 5 सेकेंड और दे देता हूँ। सो 1 2 3 4 5 डन। हाँ, तो गड़बड़ कहाँ पर करते हैं सर? गड़बड़ ये करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि हम पहले सर जी ये इनिशियल प्राइस, ये फाइनल प्राइस, और सर जी फिर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल डिस्काउंट कितना आया, और फिर सर जी हम ये कहेंगे कि इतना डिस्काउंट तो दे दिया है, फिर बाद में जो बच गया वो रिमेनिंग डिस्काउंट था। तो वो गलत कंसेप्ट है, शायद आप भी वैसा कर रहे हो और कुछ आपको 7.5 या ऐसा कुछ आ रहा होगा जो आपको मिल नहीं रहा है इसमें, वो गलत कैलकुलेशन है। सही कैलकुलेशन क्या है नोट करो। अब आपको इतना समय क्यों लग रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है, बट पहला स्टेप डेटा लिख देते हैं दैट MRP जो है वो था 14,200। फिर बहन जी ने कहा डिस्काउंट दीजिए, तो उन्होंने डिस्काउंट दे दिया पहले वाला 25%। बहन जी मानी नहीं, एक और डिस्काउंट मांगा तो उसने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, है ना, ऐसे टोटल डिस्काउंट नहीं दिया, सक्सेसिव। तो ये मालूम नहीं कितना दिया, यही खोजना है। बट फाइनली जो सेलिंग प्राइस निकल करके आई, सब डिस्काउंट कट फुट करके 9,585 निकल करके आई। अब हमको ये जानना है कि वो D2 परसेंटेज कितना था। तो सर ये तो स्टोरी वाइज में जाना पड़ेगा, जैसे अभी अभी आपने एक स्टोरी बताई कि बहन जी को पहले जब डिस्काउंट दिया गया था D1 वाला, तो जो प्राइस बनी थी वो प्राइस को हम मान लेते हैं SP1। वो बहन जी ने नकार दिया था SP1, बट फिलहाल हम मानते हैं कि वो SP1 कितना आया होगा इसका सर्च कर रहे हैं। तो मार्क प्राइस जो था उस पर हमने आपको 1 - 25% का डिस्काउंट दिया, और फिर अगर हम कैलकुलेट करें 14,200 इंटू ये है 0.75, तो कितना आ रहा है उत्तर जनाब? ये आ रहा है 10,650, 10,650 रुपया। बहन जी ने बोला बहुत ज़्यादा है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, 10,000 से नीचे जाने को भी हमको, है ना, क्या कुछ तो भाड़ा लगता है, घोड़ा गाड़ी में भूलने वाला था, घोड़ा गाड़ी से नहीं जाती है। हाँ, तो हमको भाड़ा लगता है, अरे हमको पैसे चाहिए जाने के लिए भी।
तो यहाँ पर ये सब हम शॉप पर बैठे हैं ना, तो हमको पता है कि बार्गेनिंग कैसे करते हैं, क्या चीज़ें एक्सक्यूजेज में होती है, अरे इतने तो हम लेकर ही नहीं आए हैं, और जब पर्स खोलते हैं गड्डी मिलती है, गड्डी की गड्डी, देना नहीं होता उनको। सो कस्टमर की फीलिंग इज़ ऑल अबाउट कि वो कितने पैसे आपको देगा। फिर बाद में जो सेल्समैन होता है, अरे ये इतना प्रीमियम है, ये तो अभी अभी आया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो अपसेल करता है उसकी क्वालिटी। फिर बाद में कस्टमर सुनता है, फिर कंपेयर करता है, फिर वो ये भी कहता है अरे अमेज़ॉन पर आपको सर्विस नहीं मिलती है, यहाँ पर मिल जाएगी। फिर जब वो कस्टमर कन्विंस हो जाता है तब वो पैसे निकाल करके देता है। ऐसी होता है। कहीं ना कहीं बच्चे कह रहे अरे सर हम तो कभी शॉपकीपर बने नहीं, हम कस्टमर ज़रूर बने, हाँ बट हम भी ऐसी बिहेव करते हैं। सो ये है ह्यूमन बिहेवियर। नेवरदिलेस चेक करना, जब बहन जी को इतना सेलिंग प्राइस कहा गया तो बहन जी मानी नहीं। बहन जी ने ये कहा अरे अरे नहीं चलेगा, डिस्काउंट दीजिए। तो फिर कस्टमर ने कहा हाँ हाँ हम इस पर डिस्काउंट देते हैं आपको, इस पर हम एक और डिस्काउंट देते हैं D2, और फिर आपको अब 9585 पे करना है। तो ये D2 कितना हुआ, अब ये खोजना है। अब जब ये कहानी आपने खेली तो अब ध्यान से देखना, ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू। तो अगर आप परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भी लगाते हो ना तब भी आपको मिल जाएगा। बट फिलहाल हमको ये कहना है, अब इस वाले सिनेरियो में ये हुआ MRP, ये हुआ सेलिंग प्राइस और ये हुआ डिस्काउंट। ये जो फॉर्मूला है वो वापस से अब लगाइए और उत्तर बताइए कि डिस्काउंट कितना आ रहा है ना। क्योंकि डिस्काउंट का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डिस्काउंट होता है MP माइनस SP अपॉन MP इंटू 100, जो कि वो चेंज इन परसेंटेज वाली कहानी है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 वैसी। बट अब ये जो सिनारियो हुआ ना, नाउ आफ्टर seeing this scenario, now I have to say that SP1 is my new MRP for the customer, और कस्टमर को अब सेलिंग प्राइस हम दे रहे हैं 9585। तो अब कस्टमर ये जानना चाहता है दैट व्हाट इज द डिस्काउंट यू आर गिविंग। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही है। SP1 इज इक्वल टू MP डैश न्यू MRP दैट इज 10,650। तो इससे डिस्काउंट निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और कुछ बच्चे मुझे ऐसे देख रहे कि पता नहीं कि मैं कौन सी गणित कह रहा हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आपको लेक्चर देखना पड़ेगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ये जो डिस्काउंट 2 है दैट इज MP डैश माइनस SP अपॉन SP इंटू 100। सो फाइनली सर जी MP डैश जो है 10,650 माइनस 9585 डिवाइड बाई अरे सर SP कैसे आया, जब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल तो आपकी MRP थी, MRP थी, तो SP कैसे लिख दिया, भूल से निकल गई, जुबान से निकल गई। MP डैश जो है वो है 10,650 इंटू 100। सिंप्लीफाई कर लो टू गेट दी आंसर। सर आ रहा है 10%, समझ में आया कैसे नहीं करना था। ये बच्चों वाला गणित है, अगर आप ऐसे करोगे तो फिर तो हो गया, पूरा पेपर में बस एक ही सवाल बनाओगे। वैसे आंसर तो ठीक है बट वो मेथड 1 है। मैं आपको सारे मल्टीपल मेथड भी दूंगा, उससे थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड हो जाती है, तो थोड़ा सा बेयर कर लेना अगर क्लास एक्सटेंड हो गई। बट क्या है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपको फीलिंग आ जाती है। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि फटाफट सोल्यूशन दे दे, मेरा मकसद ये है कि आपको डिटेल सोल्यूशन दिया जाए, आपको कंसेप्ट के साथ सोल्यूशन दिया जाए, आपको ट्रैप्स बताया जाए, ट्रिक्स बताए जाए, सारी चीज़ें बताई जाए। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये सब डेटा दिया गया था और हमने स्टेप बाय स्टेप सिनेरियोस परफॉर्म किए टू गेट दी आंसर। क्या स्टेप्स था, पहले ये सिनेरियो क्रिएट किया, फिर हमारा जो MRP है, सेलिंग प्राइस है, सब अपडेट हो गया, तो दूसरा सिनेरियो से हमको ये दूसरा डिस्काउंट मिल गया। बट कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे सर इफेक्टिव डिस्काउंट का कंसेप्ट यूज कर लेते। मनी मन सोच रहे होंगे सर इफेक्टिव डिस्काउंट का अगर कंसेप्ट यूज़ कर ले तो कहानी कितनी आसान हो जाती है। मैंने कहा हाँ, बट वो यूज़ करने के लिए आपको इफेक्टिव डिस्काउंट टोटल कितना आ रहा है वो भी तो पता होना चाहिए। वो पता करने के लिए हम ये कहेंगे कि पूरे स्टोरी में इफेक्टिव डिस्काउंट जो टोटल हुआ वो ये हुआ कि MRP आपकी ये, सेलिंग प्राइस आपका ये, तो इसलिए MP माइनस SP अपॉन MP इंटू 100 कर ले तो कितना उत्तर आ रहा है, कोई बता सकता है? 14200 माइनस 9585 डिवाइड बाय 14200 इंटू 100। तो सर जी सिंप्लीफाई करने के बाद 32.5% आ रहा है सभी को 32.5%। अब अच्छा गड़बड़ क्या क्या होगा मालूम है, ये निक और ये सारे लोगों ने 32.5 में से ये 25 माइनस कर दिया, ऐसे ही किया होगा ना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए तुम इतने शांत हो। 32.5 माइनस सर जी हमने किया 25 और सर 7.5 आ गया, और हम देख रहे हैं ऑप्शन में 7.5 है नहीं क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट था।
तो यहाँ पर ये इफेक्टिव डिस्काउंट है। इफेक्टिव डिस्काउंट का अलग फॉर्मूला होता है, तुम जैसे फॉर्मूला यूज कर रहे हो वैसे नहीं होता है। तो सर क्या होता है इफेक्टिव डिस्काउंट, बताता हूँ। यहाँ तक तुम आ गए थे ना, हाँ तो घबराओ मत, अब आगे आंसर निकालना है, बस इतना सा कर लो, दैट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू, ये बहुत जगह यूज़ होता है फॉर्मूला, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 डिवाइड बाई 100। कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, अरे सर ऐसे बुक्स में है ना, कभी कभी हमने फॉर्मूला देखा बट कभी कुछ समझ नहीं आया कि कहना क्या चाहते हैं। अब मुझे लगता है आपको क्या कहना चाहते हो समझ में आ रहा है, किस सिनेरियो में कहना चाहते हैं वो भी समझ में आ रहा है, कि अपडेटेड वैल्यूज़ पर तुम डिस्काउंट देते हो, फिर बाद में ओवरऑल डिस्काउंट को ये इफेक्टिव डिस्काउंट कहा जाता है। अच्छा तो ओवरऑल कितना आया था अभी 32.5, यही आया था हमको। और फिर बाद में पहला डिस्काउंट कितना था सर, क्वेश्चन में दिया गया है 25। ये मैं परसेंटेज सिंबल हटा देता हूँ, नहीं तो आपको परसेंटेज सभी जगह है ना, कट ही जाएगा, सिर्फ नंबर्स बच जाएंगे। सो 32.5 दैट इज इक्वल टू पहला डिस्काउंट 25, दूसरा हमको पता नहीं, उसको D2 कह रहे हैं, या X कह लो ना, X कह लो, माइनस D1 जो है 25 है, D2 को हमने X मान लिया, डिवाइड बाई 100। अब कैलकुलेट करके बताना X कितना आ रहा है, तो आप पाओगे 7.5 डिवाइड बाई 0.75 आ रहा है। अब सर जी 10% आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो बोलो यस, समझ में आ गया तो बोलो यस। कैसा लगा मेथड 2, ईजी था ना मेथड 2। मेथड 2 से करोगे तो इतना जल्दी हो जाता है, मेथड 1 से करोगे थोड़ा घुमा फिरा करके, बट आंसर तब भी आता है, आंसर तब भी आता है। तो ऐसे आप कर सकते हो टू गेट दी आंसर। मुझे लगता है अब कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, और अगर क्रिस्टल क्लियर हो चुका है तो आगे लेकर चलता हूँ, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। अब धीरे धीरे आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी पता चलेगी, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लग रहा है। The sales of an item in thousands in different days of a week is given. The angle difference of 2.13 degree if for dash and dash. इफ़ नहीं है इज फॉर, टाइपर ने मिस्टेक कर दी गलती से। द एंगल डिफरेंस ऑफ 2.13 डिग्री इज फॉर विच डेज, संडे सैटरडे ट्यूसडे मंडे फ्राइडे सैटरडे थर्सडे फ्राइडे, ये आपको बताना है। तो कुछ बच्चे हैं ना ऐसे बहुत ही भावुक होते हैं, सर हम पहले संडे सैटरडे चेक करेंगे, फिर बाद में ट्यूसडे मंडे चेक करेंगे। कि थोड़ा सा लॉजिकल होना है। 2.13 के आसपास डिफरेंस है, बहुत छोटा सा एंगल डिफरेंस है, तो दोनों क्वांटिटी है ना ऑलमोस्ट इक्वल के बराबर होगी, ताकि उनका डिफरेंस 2.13 में आए ना। वैसे अकीब ने कहा है सी, गड़बड़ कर दिया तुमने अकीब, गड़बड़ कर दिया तुमने, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है 360 डिग्री से, ये तुम चूक चुके हो। जब मल्टीप्लाई होगा तो वो और बाहुबली बनकर आएगा रिजल्टेंट। तो दो क्वांटिटी बहुत सिमिलर होगी, और जब उसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.13 डिग्री। चलो मुझे लगता है मैंने हिंट जितना देना था दे दिया, बट आप ज़्यादा समय ले रहे हो। अब मेरी बारी है। ये क्या है, संडे सैटरडे। संडे सैटरडे कहाँ पर है, संडे सैटरडे सर जी ये और ये, यानी ये दो है। चलो 6.2 और 3.5, इन दोनों का डिफरेंस देखने में भी बड़ा लग रहा है, देखने में बड़ा लग रहा है, ये नहीं होगा आंसर, मैं आपको बता भी देता हूँ। तो यहाँ पर सैटरडे जो था वो था 6.2, और जो हमारा संडे था, संडे हमारा 3.5 था। अगर मैं सही हूँ तो एक बार कमेंट करके बताना। डिवाइड बाय टोटल हमको करना है, और टोटल जो है वो कैसे मिलता है चेक कर लो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको देखते हुए हमने ये कहा कि जो टोटल आ रहा है 3.5, ऐसे लिखते हैं ना, मंडे टू संडे लिखते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा। 8.5 प्लस 7.25 प्लस 9.25 प्लस डॉट 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 डॉट, और आखिरी में 3.5। तो यहाँ पर टोटल बन रहा है 50.6। अरे हाँ कि ना, टोटल बना 50.6। अगर टोटल बना 50.6 तो अब चेक कर लेना, ऑप्शन ए को देखा तो ये सैटरडे संडे की बात चल रही थी। सैटरडे 6.2 माइनस संडे 3.5 डिवाइड बाई टोटल 50.6, बट डिग्री में चाहिए, सो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, उत्तर आया 19.2 डिग्री। अरे सर इनको तो 2 डिग्री के बराबर चाहिए था। हाँ तो ये गड़बड़ हो गई, ऑप्शन ए गलत। तो आपने ऑप्शन ए तो नहीं कहा, बट अकीब आपने कहा सी। मैं चेक करना चाहता हूँ बी क्यों गलत है। तो बी यहाँ पर बात चल रही थी ट्यूसडे मंडे की, तो ट्यूसडे मंडे में मंडे बाहुबली,
8.5, ट्यूसडे हमारा छोटा प्लेयर 7.25, बट टोटल तो वही है 50.6, डिग्री तो वही है 360 डिग्री। तो कैलकुलेट कर लेने के बाद 8.8 डिग्री आ रही है। सर ये भी गड़बड़ है। तो कलकत्ता को चेक कर लेते हैं। बात चल रही थी फ्राइडे सैटरडे की, तो फ्राइडे सैटरडे का डिफरेंस कितना है 8.1 माइनस 6.2 डिवाइड बाई टोटल है 50.6, और यहाँ पर 360 डिग्री सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 13.5 डिग्री आ रहा है। सर हमको चाहिए 2 के आसपास, तो ऑप्शन एलिमिनेशन हो गई, बात खत्म। समझ में आ रही है बात? तो बोलो यस, दिल्ली इज करेक्ट, क्योंकि ए बी सी गलत हो गए। और ऐसे थोड़ी ना चलता है सर जी, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। चलो प्रूव कर देता हूँ, दिल्ली क्यों सही है। बात चल रही है थर्सडे फ्राइडे की, तो थर्सडे फ्राइडे के बीच का जो डिफरेंस है 8.1 माइनस 7.8 डिवाइड बाई टोटल जो है 50.6 इंटू 360 डिग्री, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो उत्तर आ रहा है 2.13 डिग्री। आ गया समझ में आ रही है बात? तो बोलो यस, यही तो उनको चाहिए था, डिफरेंस ऑफ 2.13 डिग्री इज फॉर डैश एंड डैश। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल डिस्कस करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार, चेक इट आउट। ये रहा, ये चोर पुलिस की कहानी विक्रम वेदा चल रहा है सर जी। To escape, a thief runs towards a gathering at a speed of 6 km per hour and a police chases the thief at a speed of 10 km per hour. असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है, पुलिस की स्पीड ज़्यादा चोर की कम। पगड़ा गए हो क्या? हाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पगड़ा जाते हैं। नेवरदीलेस द पुलिस इज एबल टू कैच हिम जस्ट बिफोर ही रीचेज द गैदरिंग। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है तो पकड़ ही लेगा, बट वो गैदरिंग से पहले पकड़ लिया है। तो अब बताना व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पुलिस एंड थीफ इफ द थीफ इज 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द गैदरिंग। अच्छा सवाल है, और ऐसा सिमिलर नहीं, मैं तो कहूँगा सेम टू सेम सवाल हमने सॉल्व भी किया है इन द गेट PYQ, जहाँ पर टाइगर पीछे, आगे डियर, दोनों के बीच में फासला, और फिर बाद में जब दोनों भागेंगे तो टाइगर की स्पीड ज़्यादा, डियर की कम, तो एक पॉइंट पर टाइगर डियर को दबोच लेगा, पकड़ लेगा, खा लेगा। तो वो सवाल हमने देखा था, एकदम वैसा ही ये है कि टाइगर की जगह पुलिस, डियर की जगह चोर, और एक समय ऐसा है कि पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो बस आपको बताना है अब कि पुलिस जो है थीफ के कितना पीछे था। चलो मुझे लगता है समय को करना पड़ेगा ख़त्म और हमारा समय शुरू करना पड़ेगा। चलिए आखिरी के 10 सेकंड देता हूँ मैं आपको, अगर वो कंसेप्ट आपको आता है आप सॉल्व कर लोगे। कंसेप्ट नहीं आता तो घुमे फिरा करके आप कहोगे सर क्वेश्चन जो है हमको उलझा दिया, कठिन सवाल है। कठिन नहीं है, चेक करो। सबसे पहले डायग्राम बनाओ कि गैदरिंग है, हरे कृष्णा हरे, तो वो गैदरिंग चल रही है। चोर को इस गैदरिंग में जाना है ताकि वे पुलिस उसे पहचान ना सके, बट पुलिस भी चालाक, इस बार हम ट्रेनिंग करके आए हैं। ये थीफ है, ये पुलिस है। अब चोर जो है वो गैदरिंग से बस 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, पुलिस जो है वो चोर से पता नहीं कितने दूरी पर है, वही तो निकालना है। बट फिर है ना, चोर की स्पीड और पुलिस की स्पीड के बारे में जिक्र किया गया है। वो गैदरिंग यानी इस डायरेक्शन में भाग रहा है, स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। पुलिस चोर को पकड़ने के लिए भी इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो ये है 10 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल ये है कि पुलिस चोर को कैसे पकड़ेगा? सर एक कॉमन टाइमिंग होगी यहाँ पर, गैदरिंग से जस्ट पहले वो पुलिस चोर को पकड़ लेता है। एक कॉमन टाइमिंग होगी कि चोर भी इसी टाइम पर यहाँ पर पहुँचता है, पुलिस भी इसी टाइम पर यहाँ पर पहुँचती है। कॉमन टाइम पर वो कॉमनली मीट हो जाता है, राइट? क्योंकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा, ऑब्वियस ही बात है, उसको कम समय लगेगा, इसको ज़्यादा। बट एक ही पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं। एक ही पॉइंट पर दोनों मिल रहे हैं सर जी, तो वो कॉमन टाइमिंग कैसे निकाले? अगर आपको कॉमन टाइम टू मीट निकालना है, तो अगर मैं अब पुलिस और चोर के रिस्पेक्ट की बात करूं, सबसे पहले हम थीफ की बात कर लेते हैं। अगर थीफ की बात करें तो उसका जो कॉमन टाइम टी है, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, आई होप यू रिमेंबर दिस। तो टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो थीफ की जो डिस्टेंस है गैदरिंग से कनेक्टेड वो है 1.5 किलोमीटर। थीफ की जो स्पीड है दैट इज़ 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो समय लग रहा है दैट इज़ 1.5 डिवाइड बाई 6 आवर्स।
अगर वही मैं पुलिस के रिस्पेक्ट में बात करूँ, कॉमन टाइम पर मीट हो रहे हैं ना, एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें पुलिस चोर एक दूसरे को मिल लेंगे, गले नहीं मिल रहे हैं ना, भाईचारा नहीं चल रहा है, पकड़ने की बात चल रही है, तो ये क्रिमिनल है वो। तो यहाँ पर कॉमन टाइम जो है, इसलिए कॉमन टाइम जब मैं कह रहा हूँ तो वो टी सेम है, ऐसा नहीं होगा इसका टी अलग इसका टी अलग, कॉमन टाइम है इसलिए समय सेम है टी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो पुलिस की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का सर x + 1.5 है। मैंने कहा हाँ यार, पुलिस को तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। डिवाइड बाई स्पीड जो है पुलिस का वो है 10 km/h। समझ में आ रही है बात? स्टोरी ईजी है। अगर स्टोरी ईजी है तो यहाँ पर अब बन रहा है x + 1.5 डिवाइड बाई 10 आवर। अब फाइनली हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि सेम है, तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, और जब ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे तो फाइनली हमको उत्तर मिल जाएगा। तो कमेंट करके बताना अब बात समझ में आ रही है कि कैसे नहीं करना था, क्योंकि ये एक तरीका है कि सर जी जब इक्वेट किया 1 और 2 तो हमको ये समझ में आया कि कॉमन टाइम उनका सेम था, इसलिए RHS उनका सेम होगा। तो ये सर जी हमने यहाँ पर इक्वेट कर लिया और सॉल्व कर लिया टू गेट दी x। तो आ गया x, मैंने कहा हाँ आ गया, x = 1। बहुत बढ़िया, 1 किलोमीटर का फासला था चोर पुलिस के बीच में, इसके लिए बॉम्बे ठीक है। बट इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जब आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है तो इतनी मेहनत क्यों? अरे सर मज़ा आता है ना मेहनत करने में, वो हमको BTech में आदत है, जब तक स्टेप्स नहीं लिखोगे तब तक मार्क्स नहीं मिलेगा, हर एक स्टेप के मार्क है। सर मज़ा आता है हमको, मज़ा आता है तुमको, करो फिर पेपर छूटेगा तो हमको मत कहना। कैसे पता लगाए कि रिलेटिव स्पीड है? जब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो वेलोसिटी होती है सब्ट्रैक्ट, सिखा तो था रिलेटिव स्पीड में। तो रिलेटिव स्पीड आपके दिमाग में आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, अगले स्लाइड में भेज देते हैं, और फिर मैं आपको रिलेटिव स्पीड से कैसे झटाक करके सॉल्व करना है उसके बारे में बताता हूँ। सो मेथड 2 द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड ये कहता है that speed is distance by time. I agree. Therefore टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। अब वो जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड की बातें चल रही है तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो x है, ठीक है। सो डिस्टेंस x है और रिलेटिव स्पीड है ना, तो रिलेटिव स्पीड दोनों में कैसा है? एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो स्पीड होती है सब्ट्रैक्ट। तो मुझे लगता है ये गणित तो समझ में आ गया, दैट ये हो गया x/4, दिस इज आवर, क्योंकि ये है km/h, ये है किलोमीटर, तो किलोमीटर कट जाता है, आवर बच जाता है। अब दूसरी बात, अरे सर ये तो सिर्फ हमको टाइम आया, बट हमको जो चाहिए था x, तुमको x चाहिए ना। अब एक की स्टोरी पकड़ लो, थीफ की स्टोरी पकड़ लो और सुलझा दो। अगर थीफ की स्टोरी हम पकड़ ले सर जी, तो थीफ की स्टोरी ये है कि वो t समय में, है ना, t समय में उसका जो डिस्टेंस है वो है 1.5 किलोमीटर और उसकी जो स्पीड है दैट इज़ 6 km/h। मैंने कहा हाँ जी हाँ, बट सर जी उसका t जो है, अब t आपने निकाल दिया x/4, तो अगर उसमें इक्वेट कर ले तो उत्तर आ जाएगा। अब मुझे लगता है आपको कैसे उत्तर निकालना है वो समझ में आ रहा है, तो हमको पता है अब दैट t इज़ दिस थिंग, उठा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो। देयरफॉर आई कैन सी, देयरफॉर x/4 दैट इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई 6। कॉमेंट करके बताना अब क्या आ रहा है उत्तर। टेल मी, ये इधर जाएगा नीचे तो 1.5 डिवाइड बाई 1.5 आ रहा है क्या? आंसर 1 आ रहा है, तो ये हो गया आपका 1 किलोमीटर। समझ में आ गई बात? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस, या कोई डाउट है, समस्या है, दुविधा है। अब आप ये कहोगे अरे सर थीफ की स्टोरी ही क्यों ली, क्या पुलिस की स्टोरी से सॉल्व नहीं होती है? हाँ, अगर आपको पुलिस की स्टोरी से भी सॉल्व करना है कर सकते हो, वही होगा ना। पुलिस की स्टोरी में क्या होगा? t इज इक्वल टू, अगेन आप कहोगे डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस, अब जब पुलिस की बात चल रही है तो पुलिस कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर पुलिस तो x + 1.5 कवर करेगा, पुलिस की स्पीड होगी 10, उठा करके रख दो, t तो अभी भी x/4 ही है, सॉल्व कर लो तब भी आपको x1 आता है। तो कैसे भी जाओगे x1 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट है जिससे आप फटाफट बना सकते हो। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा फास्ट हो गया मेथड 2 से, वही अगर मेथड 1 देखे तो थोड़ा सा लेंदी हो गया। हाँ, बट जब कंसेप्चुअली समझने की बात हो तो ये बच्चों को जल्दी से समझ आ जाता है। कॉमन टाइम टू मीट,
दोनों को इक्वेट कर लिया। जब ये समझने की बात हो तो आपको लेक्चर में अगर आपने सही से सीखा है मुझसे रिलेटिव स्पीड तो आपको ये कहानी समझ में आ रही है ना। एक्चुअल दिक्कत होती है यहाँ पर बच्चों को समझने में, उनके बीच का डिस्टेंस और उनके बीच में जो वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सब्ट्रैक्शन की होगी। चलिए क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट, क्या आगे जा सकते हैं? अरे आगे जाने से पहले हमको फ्री स्लाइड्स ऐड करना होगा, 1 सेकेंड हमें दे देना। अच्छा, और अब 2 सवाल बचे हैं, बट ये जो 2 सवाल है ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक सवाल है। देखते हैं आप सुलझा पाते हो या नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। अ सम ऑफ ₹12,300 वॉज टेकन एज लोन। ओहो, कर्जे ले लिए। दिस इज टू बी पेड बैक इन 2 equal annual installment if the rate of interest be 5% per annum compounded annually. Find the value of each installment. तो मैंने बच्चों को देखा, अरे सर ये तो कितना आसान सवाल है, इसको आप कह रहे हो कठिन। ठीक है, कर लो तुम सॉल्व। जब आंसर मैच नहीं होगा हम बता देंगे कि क्यों आंसर मैच नहीं हो रहा है, क्यों मुझे पता है तुम क्या ही सोच रहे हो। तुम ये देख रहे हो अरे सर इतना लोन पे करना है ना, 12,300 2 इंस्टॉलमेंट्स में, तो कर देंगे सर जी, क्या दिक्कत वाली बात है। बट जब तुम लोन ले रहे हो याद रखना, लोन ऐसी कोई तुमको प्रिंसिपल पे वापस प्रिंसिपल देना है ऐसी बातें नहीं करेगा। प्रिंसिपल पर ब्याज लेगा, ब्याज लेने के बाद तुमको रिटर्न करना है, मतलब ब्याज कैलकुलेट करने के बाद वो दोनों प्रिंसिपल और ब्याज साथ में रिटर्न करना है। तो जब रिटर्न कर रहे हो तो वो कह रहे हैं एक साथ मत रिटर्न करो। यही तो ट्रैप है कि इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, यानी 2 साल में हमको ब्याज दे दो और 2 साल में हमारे पैसे रिटर्न करो। और जब तुम 2 साल में पैसे रिटर्न करोगे ना, मेक श्योर करना पहले साल और दूसरे साल तुम इक्वल अमाउंट्स हमको दे रहे हो और तुम्हारा जो भी हिसाब किताब है ख़त्म कर रहे हो। और तुम जो है ना, तुम बड़े चालाक हो। तुम क्या कर रहे हो, अरे सर ये प्रिंसिपल 2 साल रुकना पड़ेगा तो टाइम 2 है ना, वो 5% ब्याज चढ़ाएगा सर जी, एक फाइनल अमाउंट बनेगी, फाइनल अमाउंट बन गई सर जी, हम उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, पहले साल होता ना, वो नहीं होगा यहाँ पर जनाब। वही तो बात है, इसलिए तो तुम्हारा आंसर मैच नहीं हो रहा है। सही कह रहा हूँ ना, कितनों ने ऐसे किया कि सर जी कि हमने पहले फाइनल अमाउंट निकाल दिया, ऐसे प्रिंसिपल अमाउंट जो ये है, फिर बाद में ये ब्याज चढ़ा रहे हैं 5% का 2 साल, फिर फाइनल अमाउंट कुछ आ गया, फाइनल अमाउंट आने के बाद सर जी डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो सोचे इन ईच इंस्टॉलमेंट हमको मिल जाएगा। और फिर आंसर मैच नहीं हो रहा है, क्यों पता है? तुम है ना, तुमको ज़्यादा पैसे देने की आदत सी हो गई है। तुम यहाँ पर ट्रैप नहीं समझ पा रहे हो क्वेश्चन का। जब तुम पहले साल में एक इंस्टॉलमेंट दे दोगे, अरे तो यार तुम्हारा प्रिंसिपल अब कम हो जाएगा ना। पहले तुम्हारे पास इतना लोन देने को था, ठीक है, 12,300, 1 साल हो गया, ब्याज चढ़ा कुछ 5% का, कोई बात नहीं। फिर तुमने एक इंस्टॉलमेंट दिया X, तो अरे जब तुमने एक X इंस्टॉलमेंट दिया तो इतना बड़ा पाई अब थोड़ा सा छोटा नहीं हो गया? अरे हाँ सर जी छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो इस पर अब 5% का ब्याज, फिर बाद में एक अमाउंट बनेगी और फिर तुम फाइनली एक इंस्टॉलमेंट दोगे X, और ये दोनों सेम रखना है। अब समझ में आ रहा है, ये चीज़ अपडेट हो रही है 1 साल के बाद। ये देखो, ये 1 साल पहले की कहानी और ये 1 साल बाद की कहानी, ये अपडेट नहीं हुआ आपका प्रिंसिपल। हाँ, यही तो गेम चल रहा था जो तुम समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर जो दिल्ली कह रहे हैं वो गड़बड़ है। दी राइट आंसर इज कलकत्ता। तो अब आप जो मनी मन सोच रहे हो सर ऐसे सवालों को कैसे बनाए, तो आराम से बनाना है, पूरे सिनेरियोस को समझते हुए बनाना है, एक साथ नहीं सॉल्व कर पाओगे। जो एक साथ सॉल्व करने की तुमने गड़बड़ की थी, अभी फाइनल अमाउंट निकाल दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, वो नहीं कर सकते। और वो क्यों नहीं कर सकते पता है? बिकॉज ओनली ऑफ दिस स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता ना तब तो तुम बच जाते। अगर ये मैं हटा दूँ, ये सब हटा दूँ और मैं कह दूँ बताना जरा फाइनल अमाउंट आपको कितना पे करना पड़ा था, ये सब हटा दो, है ना, जस्ट फाइंड दी फाइनल अमाउंट। तो ये जो आपने किया था ना अभी कैलकुलेशन कि हाँ सर जी 12,300 रुपया ये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना चढ़ा रहे हैं और 2 साल में पे करना है, तो सर जी वो जो हमने कैलकुलेट किया वो तो ठीक था, हाँ तब वो ठीक है। बट अब जब ये सिनारियो बन जाती है इक्वल इंस्टॉलमेंट और ये सब, तो अब आपको एक एक करके जाना है कि मान लेते हैं वो जो मेरे इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मेरे को देने हैं, लेट अस से दैट ईच इंस्टॉलमेंट जो इक्वल ही थे, तो लेट अस से x है, ईच इंस्टॉलमेंट इज x। तो अब मेरे को ये बताना कि पहले साल में इंटरेस्ट कितना आया। इंटरेस्ट जो ब्याज है
इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, वो कितना हुआ सर? इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट निकालना होता है तो PRT/100 हम करते हैं तो ब्याज आ जाता है। तो T तो 1 है, P और R है, तो P कितना हुआ सर? P हुआ 12,300, हमने ये लिया था लोन और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम का है। तो सर जी ये देखो ये ब्याज हो गया। मैंने कहा हाँ, कैलकुलेट करने पर 615 आ गया। सभी को आ गया? 1 साल का ब्याज इतना आ गया सर जी 615, तो है ना। अब सर जी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ये अमाउंट 615, ये सब देखो कितना बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है सर जी। तो किसने कहा था ब्याज लेने, ये लोन लेने को? लोन इसलिए नहीं आपको पता है ना, आपकी फैमिली में भी कहते हैं कुछ भी हो जाए कर्जे वाला काम कभी ना करना है, नींद खराब हो जाती है, नींद हराम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसलिए कहा जाता है। खैर, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि पहले साल में इतना इंटरेस्ट आया। तो कुछ बच्चे सोचे अरे सर सेकेंड ईयर में भी तो इतना ही आएगा 615, गलत जवाब। कुछ सोच रहे अरे सर कंपाउंडिंग के हिसाब से उतना आएगा, गलत जवाब, है ना। तो आपका सेकेंड ईयर में अब क्या होगा, सिनारियो ध्यान से देखना, यही तो स्टार मार्क है। दैट इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर जब कैलकुलेट किया जाएगा तो प्रिंसिपल कितना है? आप सोच रहे हो 12,300, नहीं, 12,300 प्लस आपका ब्याज चढ़ गया है, बट फिर आपने एक इंस्टॉलमेंट भी तो पे किया है एक्स अमाउंट का, तो आपका प्रिंसिपल उतना घट गया। इतना था आपका, बट एक एक्स इंस्टॉलमेंट आपने पहले साल में दे दिया, तो अब जब दूसरे साल की शुरुआत हो रही है तो कट गया ना आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो इससे कट गया। तो आप देख सकते हो अब ये अपडेटेड प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब इस पर वो 5% का ब्याज आप पर चढ़ाएगा। तो ये था आपका इंटरेस्ट फॉर दी सेकेंड ईयर। मजा आ गया, समझ में आ गया तो बोलो यस। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, सो 12915 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 जार 2 जार 20। तो ये था इंटरेस्ट फॉर दी सेकेंड ईयर। अब स्टोरी में जो फाइनली आपको एक्स फाइंड करना है, ईच इंस्टॉलमेंट एक्स। तो स्टोरी में आखिरी में ये कहना है दैट आपका जो टोटल अमाउंट बना, टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स कितना बना? 2 प्रकार से बनता है। एक है कि आपने 2 इंस्टॉलमेंट दिए, है ना, ये आपके लोन फेडने के लिए, लोन सब चुकाने के लिए आपने क्या किया, दिस इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो टोटल आपको x प्लस एक्स 2x अमाउंट पे करना है। ये बात ठीक है। ईच इंस्टॉलमेंट x का है x रुपया हर साल, तो आप 2 साल में 2x दे दोगे, तो टोटल अमाउंट एट द एंड आपने 2x दे दिया और आपका कर्जा माफ। बट जो कर्जे का इन डेप्थ गणित हमने निकाला वो ये था कि कर्जा जो होता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। सही बात। कर्जे का मतलब एक यही होता है, लोन जब पे करने की बात आती है तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट सब हमको देना पड़ता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? प्रिंसिपल था सर 12,300 रुपया, और इंटरेस्ट सर 2 साल का इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट फॉर दी फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर दी सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट, ऊपर लिख देता हूँ इंटरेस्ट विच इज़ टोटल, और नीचे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। और फाइनली आप देख सकते हो अब जब हमारी इक्वेशन बन रही है वो ये बनेगी कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर हमने प्रीवियस स्लाइड में निकाला है 615, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर ये निकाला है। ठीक है, दोनों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब कैलकुलेट करके बताना क्या आ रही है एक्स की वैल्यू, क्या आ रही है एक्स की वैल्यू। कमेंट करके बताना गाइज, क्योंकि आपका इक्वेशन रेडी हो चुका है। सिंप्लीफाई करना है टू गेट द आंसर। क्या लगता है? अरे सोच विचारो मत, पहले ये 20 इसको दो, ठीक है, और फिर बाद में ये 20 इसको भी जाएगा। सो ये बनेगा 40x, इधर से -1 इधर को जाएगा तो 41x बनेगा, 41x बनेगा। और यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेने के बाद चीज़ों को बन जा रहा है 271,215। ठीक है, फिर फाइनली आपको x मिल रहा होगा 6615 रुपीज़। अब समझ में आया 6615 रुपीज़ क्यों था? मज़ा आ गया तो बोलो यस। तो ऐसे थी ये स्टोरी। आपकी गड़बड़, आपका जो ट्रैप था वो भी डिस्कस कर लिया, और इसको कैसे देखना है वो भी मैंने बता दिया कि आप 2 साल में ये लोन को ख़त्म कर रहे हो। हर साल
हाँ, तो अकीब मैं बता देता हूँ कि क्या यहाँ पर ट्रैप था। वो ट्रैप तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो ही गया है कि हमको ईच इंस्टॉलमेंट एक्स का देना था। ये तो हमारे दिमाग से निकल गया, जब इंस्टॉलमेंट एक्स का दे दिया है तो प्रिंसिपल वैल्यू अपडेट हो जाएगी। हमने तो किया ही नहीं, है ना, हम तो ऐसे ही मान करके चल रहे थे कि बस फाइनल अमाउंट को डिवाइड बाय 2 करेंगे, हो जाएगा। तो वो तो गड़बड़ तुम समझ गए। वो गड़बड़ से निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमको पता है कि टोटल अमाउंट एट द एंड जो है ना वो 2 प्रकार से होगा। एक तो ये वो चाहते हैं दैट ईच इंस्टॉलमेंट एक्स का आप मेरे को हर साल दो, तो 2 साल में 2x इंस्टॉलमेंट उसको देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट एट दी एंड एक तो ये स्टाइल से आ गया 2x। एक और स्टाइल से टोटल अमाउंट एट दी एंड निकाल सकते हैं। वो स्टाइल ये है कि प्रिंसिपल अमाउंट पर हर साल तुम ब्याज लगाओगे। ओके, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? तो एक बार कमेंट करके बताना। हाँ, तो एक और स्टाइल से जो टोटल अमाउंट निकाल सकते थे वो कैसे निकाल सकते थे कि सर जी टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द 2 ईयर इज प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट टोटल। इंटरेस्ट टोटल इज नथिंग बट इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकालने के लिए PRT बाई 100 12,300 रुपया, 1 साल आप इंटरेस्ट है तो T1 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का, यह आ गया पहले साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए आपने क्या गड़बड़ किया था? मैं बता रहा हूँ, आपने इसको हटा दिया था, आप ये कर रहे थे दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए, वो आपका गड़बड़ था। तो अकीब जी जब आप पहले साल की स्टोरी का ब्याज देख रहे हो यहाँ तक ठीक है, इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। इंटरेस्ट फॉर दी सेकेंड ईयर वो है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस पिछले साल जो वो ब्याज चढ़ा था वो। तो अब हमारा यहाँ पर टोटल अमाउंट बढ़ रहा है, बट हमने एक इंस्टॉलमेंट पे भी तो किया है तो वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इसलिए अब ये पूरा का पूरा हमारा अपडेटेड प्रिंसिपल अमाउंट बन चुका है जिस पर तुम 5% का ब्याज चढ़ाओगे और ये इंटरेस्ट बन जाएगा फॉर दी सेकेंड ईयर। और जब ये कहानी समझ में आ गई तो मुझे लगता है सारी कहानी अब क्लियर है। फिर तो हमने इक्वेशन बना दिया टू गेट दी आंसर। सभी को बात समझ में आ गई तो बोलो यस। तो कंसेप्चुअली पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ ट्रिक विक के चक्करों में ना पढ़ो। वो सिर्फ फॉर्मूला बाय हार्ट करने के लिए, ट्रिक सब याद करके कुछ सवाल बनाने के लिए, तो ये सवाल ट्विस्ट कर देते हैं, सवाल को मरोड़ देते हैं, फिर क्या करोगे तुम्हारे ट्रिक्स क्या। सो कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंसेप्ट आता है चीज़ें बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ये भी बहुत ही बाहुबली सवाल पूछ लिया था। एक और सवाल SICI से, an annual installment of rupees 2200 will discharge a debt of rupees Y due in 3 years at 14.5% simple interest per annum. What is the value of Y? Note, installments will be paid at the end of year 1, 2 and 3. ये कैसा मालूम है? एकदम वैसा है कि आपने कर्जे लिए क्योंकि सामने सोना जो है वो गिरवी रखा और कर्जे लिए, ठीक है, और फिर आप ये सोच रहे हो कि सर अब वो सोना छुड़वाना है और फिर एक साथ पैसे नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स में मैं पे करूँगा। तो बस वैसी बातें हैं दैट 2200 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर रहे हो एंड इट विल डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ रुपीज़ Y, जो कर्जा है ना, डेप्थ ऑफ रुपीज़ Y, बट वो 3 साल में। तो सर ये क्यों ब्याज क्यों लगाया गया यहाँ पर? ये ब्याज ये है कि जब तुम पहला इंस्टॉलमेंट डालोगे 2200 का, उससे तो वो तुम्हारा जो भी वो सोना था, वो जो कर्जा था, वो तो छूटा नहीं। तो ये 2200 पर जब 3 साल में ये कर्जा मिटेगा, तो जब मैंने पहले साल 2200 का इंस्टॉलमेंट दिया उस पर हमको ब्याज भी तो दो यार, है ना। तो कितने साल का ब्याज मिलेगा? जब 3 साल में कर्जा चुकेगा, तुमने पहले साल 2200 का इंस्टॉलमेंट दिया तो 2 साल का तो ब्याज आपको मिलना चाहिए ना, पहले इंस्टॉलमेंट पर 2 साल का ब्याज। हाँ, तो वो सामने वाला कहता है देंगे ना आपको 14.5% सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज देंगे। फिर आप कहोगे अरे बट सर मैं सेकेंड ईयर भी तो इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, तो 1 साल अभी भी बचा है तो 1 साल का ब्याज उस पर मिलना चाहिए। मैंने कहा हाँ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब तुम पे करोगे तो 1 साल का ब्याज वो तुमको देगा 14.5% पर एनम से। बट सर थर्ड टाइम जब मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा तब तो मेरा पीरियड ही खत्म हो गया, तब तो थर्ड इंस्टॉलमेंट पर कोई ब्याज नहीं आएगा। सही बात, थर्ड इंस्टॉलमेंट पर कोई ब्याज नहीं आएगा। अब यहां से इक्वेशन बनाओ टू गेट दी आंसर, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन की स्टोरी। बट तुमने क्या गड़बड़ किया है? तुम ये सोचते हो कि सर ये जो Y है ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। तुम ये सोचते हो सर ये Y मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, और फिर बाद में सर ये साल हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया,
है ना, और ये टोटल जो भी आप यहाँ से पैसे दे रहे हो फाइनल अमाउंट, और तुम अपना गणित लगा रहे हो टू गेट द वैल्यू ऑफ वाई, दैट इज़ द रॉन्ग टेक्निक। समझ में आ रही है बात? दैट इज़ द रॉन्ग टेक्निक, क्योंकि यहाँ पर सिनारियो ही अलग है। जब पहला इंस्टॉलमेंट दोगे तो आप पूछोगे उससे कि मेरा 3 साल में कर्जा फेडने वाला है या ख़त्म होने वाला है, तो 2 साल जो है वो मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया और 2 साल तुम मेरे इंस्टॉलमेंट के पैसे रख दोगे, मेरे को ब्याज नहीं दोगे, ऐसे कैसे? वो कहेगा अरे तुमको आता है ये गणित, देंगे ना 2 साल का ब्याज देंगे, टेंशन ना लो। हाँ, तो तुमको वसूलना है 2 साल का ब्याज, वैसे ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर 1 साल का ब्याज वसूलना है। तो ये था वो गणित के ब्याज को वसूलना था। अगर वो गणित तुमको आता है तब ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब ध्यान से देखना उसको मैं मैथ्स में कैसे उतारता हूँ। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, तुमने इंस्टॉलमेंट पे किया 2200 रुपये का, प्लस तुमने 2200 रुपये पर ब्याज भी लिया, क्योंकि 3 साल में आपका कर्जा चूक जाने वाला है, ख़त्म हो जाने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट 2 साल का मुझको इस पर ब्याज लेना है। सो PRT बाई 100, आर जो है वो तुम दे रहे हो 14.5% और 2 साल का हम ब्याज लेंगे तुमसे। ये मेरी फर्स्ट ईयर की कहानी। सेकेंड ईयर में हमने इंस्टॉलमेंट भले ही दिया हो 2200 का, बट इस पर भी ब्याज लेंगे। कितने साल का लोगे जनाब? अब तो सर जी 1 ही साल बचे हैं कर्जे छूटने के लिए, 1 साल का लेंगे। इसमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कर्जा छूट जाता है। अब मेरे को ये बताना कर्जे कितने का था? सर वो जो डेप्थ था वो हमारा था ₹Y का। अच्छा, तो तुमने कैसे चुकाया 3 साल में? सर ऐसे चुकाया, लोगों को लगा हमने सिर्फ इतने दिए हैं, बट एक्चुअली हमने इससे ज़्यादा दिए थे, ये चेक करो। समझ में आ रही है बात? तुमने 6,600 रुपये नहीं दिए, तुमने 6,600 से ज़्यादा दिए थे, और उतने का तुम्हारा कर्जा था। तो अब मुझे लगता है ये बात क्लियर हो रही है दैट अब सभी को ऐड कर लेते हैं ना ऊपर वाला, है ना। मुझे लगता है जब आप ऐड करोगे तो आपको समझ ही जाएगा दैट इसको इसके साथ ऐड करना है और इसके साथ ऐड करना है। तो ये ऐड करना आसान, ये हो गया 6,600 रुपया, और फिर इनको ऐड करते समय 2,200 रुपया कॉमन, 14.5 डिवाइड बाई 100 कॉमन, और जो अनकॉमन है वो ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 जो हो जाएगा 3, और फाइनली अब आपको y मिल रहा होगा। तो कमेंट करके बताना y कितना आ रहा है। सो फाइनली सर जी जो हमारा y बन रहा है ना वो बन रहा है 6,600 प्लस इसको सॉल्व करने के बाद 957, तो यहाँ पर 7,557, ये हो गया आपका आंसर। देयरफॉर आपका कर्जा जो था वो था 7,557, यानी बॉम्बे इज़ द राइट आंसर।